नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में बात ग्लोबलाइजेशन की परिभाषा देने वाले अमेरिका के यू टर्न की। 1947 में 23 देशों के साथ मिलकर अमेरिका ने ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा को मूर्त रूप दिया और गैट की स्थापना हुई। 47 साल बाद दुनिया के ज़्यादातर देशों ने इसे माना और 123 मुल्क इस संगठन में शामिल हुए। 1995 में WTO की स्थापना हुई और आज 164 देश इसके सदस्य हैं। लेकिन अमेरिका ने जो अवधारणा पेश की और पूरी दुनिया ने जब इसे मान लिया, यहाँ तक कि कम्युनिस्ट कंट्रीज चाइना और वियतनाम जैसे देशों ने भी इसे स्वीकार कर लिया, तो खुद अमेरिका ने यू टर्न ले लिया। इसी यू टर्न का वादा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए और उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिला। अब सवाल है कि जो ट्रंप कर रहे हैं उसे महज ट्रंप स्टाइल पॉलिटिक्स के रूप में देखें या ग्लोबलाइजेशन की विफलता के रूप में, जिसकी वजह से ट्रंप जैसा फेनोमेना उभर कर सामने आया। क्लोज्ड इकोनॉमी यानी बंद अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा प्रयोग कम्युनिस्ट काल में हुआ, लेकिन अब उसके सबक दुनिया के सामने हैं और वो देश अब मुक्त अर्थव्यवस्था के समर्थक बन गए हैं। तो सवाल है कि मुक्त अर्थव्यवस्था को लेकर मानव विकास के इतिहास से जो सबक सीखे गए, क्या ट्रंप उससे आगे जाकर आर्थिक सफलता का कोई नया आयाम गढ़ सकते हैं और संरक्षणवाद यानी प्रोटेक्शनिज्म के रास्ते पर चलकर उन लोगों को बेहतर परिणाम दे सकते हैं जो ग्लोबलाइजेशन के दुष्परिणामों के चलते ट्रंप फेनोमेना के पक्ष में खड़े हैं, और इसका असर दुनिया भर और खासकर भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ने जा रहा है। और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं नितिन देसाई, आप भारत सरकार में पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। हमारे साथ हैं हरदीप सिंह पुरी, आप पूर्व एम्बेसडर, पूर्व राजदूत रह चुके हैं। आप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं और इसके अलावा आप अलग अलग सरकारी संस्थाओं के साथ जुड़कर काम भी करते रहे हैं। हमारे साथ हैं अब्दुल नफ़ी साहब, आप JNU में सेंटर फॉर कैनेडियन, US एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज़ में प्रोफेसर हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं SK सरकार, आप इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC के वित्तीय विभाग के सदस्य हैं। और वरिष्ठ पत्रकार ज्योति मल्होत्रा भी हमारे साथ हैं, आप विदेश मामलों पर लगातार लिखती पढ़ती रहती हैं। और इसके अलावा हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान हैं, फॉर्मर चेयरमैन NASSCOM सौरभ श्रीवास्तव। और हम यहाँ पर मौजूद छात्र छात्राओं का, युवाओं का भी स्वागत करना चाहेंगे जो इस चर्चा में अपने सवालों के साथ हाजिर हैं। लेकिन अपनी चर्चा में आगे बढ़ें उससे पहले देखते हैं हमारी एक ख़ास रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप ताबड़तोड़ अंदाज में अमेरिका फर्स्ट के अपने नारे को अमली जामा पहना रहे हैं। पहले अपने समर्थक समूहों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं से प्रेरित हुए और फिर नौकरियां वापस अमेरिका लाने की जुगत करते दिखे। पहले कदम का निशाना 7 मुस्लिम बहुल देश बने जहां के इमिग्रेंट्स को अमेरिका आने पर रोक लगा दी गई, और फिर ऐसी पहल हुई जिसका सबसे बुरा असर भारतीय IT कंपनियों पर पड़ेगा। ट्रंप प्रशासन ऐसा कार्यकारी आदेश जारी करने की तैयारी में है जिससे भारतीय तकनीकी कर्मियों का अमेरिका में प्रवेश मुश्किल हो जाएगा। इसी मकसद से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक बिल भी पेश किया गया है। H-1B वीजा विदेशी कुशल कर्मियों के लिए है। ये वीजा पाने वालों में लगभग 70% भारतीय होते हैं। इस वीजा की मांग इतनी ज्यादा रही है कि इसका आवंटन लॉटरी के जरिए होता रहा है। अब H-1B वीजा लाए जाने पर कर्मियों के लिए न्यूनतम वेतन 2 गुना से ज्यादा करने का प्रस्ताव है। ये बदलाव हुआ तो कंपनियों के लिए बाहरी IT प्रोफेशनल लाना ज्यादा फायदेमंद नहीं रह जाएगा। जाहिर तौर पर ताज़ा अमेरिकी कदम का भारत के IT उद्योग पर खराब असर होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का ये स्वाभाविक परिणाम है। ट्रंप कूटनीति और अर्थनीति में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापित परिपाटियों को तोड़ रहे हैं और उसके नतीजों या उससे जुड़ी आशंकाओं के लिए सारी दुनिया तैयार हो रही है। तो अब भारत के सामने रास्ता क्या है? क्या भारत बदले की कार्रवाई करेगा? भारत अमेरिकी कंपनियों का बड़ा बाजार है।
कारोबार नियमों को सख्त बनाकर भारत सरकार उन कंपनियों के सामने वैसी ही मुश्किलें खड़ी कर सकती है जैसा ट्रंप प्रशासन कर रहा है। दूसरा रास्ता कारगर कूटनीति का है। भारत बाजार की अपनी ताकत और अमेरिका से हाल में बने गहरे रिश्तों का हवाला देकर ट्रंप प्रशासन को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान उन श्वेत लोगों की चिंताओं को लक्ष्य बनाया जिन्हें नौकरियां गंवानी पड़ी थीं या फिर अलग अलग कारणों से जिनकी आर्थिक सामाजिक हैसियत बिगड़ गई थी। चुनाव में इन तबकों का उन्हें खूब समर्थन मिला। अब वे उनकी भावनाओं को तुष्ट करने वाले कदम उठा रहे हैं। इसी क्रम में H-1B वीजा भी उनके एजेंडे में आ गया है। ऐसे में क्या इस उम्मीद का कोई आधार है कि ट्रंप भारत की चिंताओं को समझेंगे, या फिर अब वक्त आ गया है जब भारत भी ग्लोबलाइजेशन से उम्मीदें छोड़कर आत्मनिर्भर अर्थनीति को अपनाए, जैसा कि दुनिया के कई हिस्सों में हो रहा है। हरदीप पुरी साहब, मैं अपनी चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ। ट्रंप सरकार ने अपने इरादे जता दिए हैं। पहले उन्होंने 7 मुस्लिम कंट्रीज़ के वीज़ा रद्द करने का प्रपोजल लाया और अब H-1B वीज़ा के बारे में भी जो प्रपोजल है उसको भी लेकर तमाम तरह की आशंकाएं हैं। क्या ये ट्रंप सरकार की ट्रंप स्टाइल पॉलिटिक्स के रूप में इसे देखा जाएगा या फिर इसको ग्लोबलाइजेशन की विफलता के रूप में देखा जाएगा? देखिए, अभी तो उनके 15 दिन भी नहीं हुए वाइट हाउस में आकर, और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने पास किए हैं वो है ट्रैवल बैन और रेफ्यूजीज़ के विषय पे। जो H-1B का मुद्दा है उस पे तो अभी कोई एक्शन हुआ नहीं। हाँ, लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का प्रस्ताव तो है। नो, ड्राफ्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऐसा है कि ये राजनीति में, डिप्लोमेसी में कई बार ड्राफ्ट्स को या ड्राफ्ट्स लीक हो जाते हैं या ड्राफ्ट्स को डिलिबरेटली लीक किया जाता है, बट जो उस ऑर्डर में है उसमें कोई नई बात नहीं है। इलेक्शन के दौरान भी उन्होंने यही बात रखी थी कि वो H-1B की जो और L-1 की जो वीज़ा रेजीम है उसको टाइटन करना चाहेंगे। ये उन्होंने बात उस समय भी रखी थी। पर अभी लेजिस्लेचर में 3 ड्राफ्ट बिल्स हैं, पर ये ड्राफ्ट बिल्स ऐसे पहले भी आ चुके हैं कई बार, और वो जो ड्राफ्ट बिल को सफलता पाने में बहुत एक लंबा कांग्रेशनल प्रोसीजर होता है जिसमें बाकी स्टेक होल्डर से पूछा जाता है, बाकी जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनसे पूछा जाता है। तो मेरा, जहाँ तक मुझे एक नए राष्ट्रपति जो 45th प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं उनका स्टाइल जो है जरा अलग सा है। आई मीन उनमें ये तो आप ये मानते हैं कि दरअसल ये ट्रंप स्टाइल पॉलिटिक्स है, इसको ग्लोबलाइजेशन के फेल्योर के रूप में ना देखा जाए अभी? देखिए, ग्लोबलाइजेशन अभी, जैसे आपने पूरी उसका इतिहास बताया, ग्लोबलाइजेशन अभी नहीं शुरू हुई। ग्लोबलाइजेशन वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस के समय से है। पर मैं कुछ और आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि इच्छा जो भी हो, ऑब्जेक्टिव्स जो भी हों, पर अल्टीमेटली एक एग्जीक्यूटिव एक्शन को सफलता पाने में उसका देखना पड़ेगा। ट्रैवल बैन जो है इसमें बहुत कठिनाइयां आ गई हैं। कोर्ट्स ने उसको चैलेंज कर दिया है, अभी लेजिस्लेचर में है, ग्लोबल बैकलैश है। H-1B का मैं समझता हूं इस समय हमें कोई पैनिक नहीं दिखाना चाहिए। पर नफी साहब, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ सवाल को। इससे पहले 7 मुस्लिम देशों के लोगों को के वीज़ा रद्द करने का भी मामला सामने आ चुका है और कल हमने न्यूज़ देखा कि 1 लाख वीज़ास को रद्द कर दिया गया। अब उसकी कड़ी में ये अगला कदम माना जा रहा है कि पहले आतंकवाद से सुरक्षा देने का मुद्दा था, अब आर्थिक सुरक्षा देने का मुद्दा है। क्या इसे सिर्फ ट्रंप स्टाइल पॉलिटिक्स माने और क्या इससे अभी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है? मेरा ऐसा मानना है कि ये एक मौलिक परिवर्तन अमेरिका में आ रहा है। ये परिवर्तन के 3-4 पहलू मुझे नज़र आते हैं। सबसे बड़ा पहलू ये है कि ऐसा लगता है कि ट्रंप सरकार जो है वो अमेरिका खुद अपना में कॉरपोरेशन बन जाएगा या बनने लगा है। वो और उनके सलाहकार सारे के सारे वो हैं, या तो किसी लॉबी के वो हेड रहे हैं या उनसे जुड़े रहे हैं। जिस तरह के वो लोग लेकर आए हैं, अभी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू हो रहे हैं, ना स्टेट डिपार्टमेंट, ना होमलैंड सिक्योरिटी, ना दूसरे डिपार्टमेंट में उनकी वेटिंग हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है। ये ग्रुप सा बन गया है। सच बात ये है कि अमेरिका में ये जो एक सोशल डिस्कंटेंट था, एक सामाजिक थोड़ी सी परेशानी थी, ख़ास तौर पर मजदूरों के बीच में, मध्य वर्ग के बीच में। युवा भी परेशान थे, एम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं था।
और अमेरिका जैसे कहीं अपनी कम्पिटिटिवनेस लूज कर रहा था, तो उसके विरुद्ध एक रिएक्शन जरूर हुआ था ये जो इलेक्शन आपने में। सामाजिक कारण बताए, मैं उसी सामाजिक कारण पे फोकस करना चाहती हूँ। वो सामाजिक कारण क्यों पैदा हुए? अमेरिका एक ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस जो थी, हाँ। उसमें कमज़ोर होता जा रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे बड़ी जो चीज़ हुई है एक्चुअली ट्रम्प के इलेक्शन के बाद ये है वो कि कुछ कॉरपोरेट जो इंटरेस्ट हैं, जो बड़ी बड़ी लॉबीज़ हैं, किसका पैसा कहाँ जाता है, कैसे लगा हुआ है, कौन किसकी एडुकेसी कर रहा है, ये पॉलिटिकल एडुकेसी ग्रुप्स, ये सारे जो हैं ट्रम्प के चारों तरफ इकट्ठे हो गए हैं। और जो इस्लामोफोबिया हमें नज़र आ रहा है कि 7 कंट्रीज़ को बैन कर दो, 50 के करीब मुस्लिम कंट्रीज़ होंगे, 50 के करीब ऐसे देश हैं जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बहुमत में है। आपने 7 को आइडेंटिफाई कर दिया, कहीं को आइडेंटिफाई नहीं किया, तो ये भी आर्बिट्रेरी सा नज़र आता है। जहाँ से सबसे ज़्यादा आतंकवाद आता है, आप उनका नाम नहीं ले रहे। तो ये एक ऐसा ग्रुप इकट्ठा हो रहा है उसमें कि लगता है कि ये पूरे अपने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को एक कॉरपोरेट सेक्टर, एक प्राइवेट कंपनी के रूप में देख रहे हैं। और इसमें मेजर अपने जो इंटरेस्ट हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, उनको प्रमोट करने की आप ये बात कह है। रहे हैं कि एक कॉर्पोरेट घराना बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं फिर अपने मूल सवाल पे आना चाहती हूँ कि आखिर अमेरिका में, जैसा आपने कहा कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में अमेरिका कमज़ोर पड़ रहा है और बहुत तरह के एडवोकेसी ग्रुप से घिर गया है और इस वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। पर क्या इसको इतने सीमित रूप में देखने की ज़रूरत है? मैं ये जानना चाहती हूँ, ये परिस्थितियाँ क्यों अमेरिका में पैदा हुई? मैं कहता हूँ कि पहला सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार अमेरिका में लोगों को लगा कि मेरे बच्चों का जीवन मेरे जीवन से कम सुविधा वाला होगा, कि उनकी आमदनी मेरे जैसी नहीं होगी, उनकी सुविधाएं, उनको नौकरी की तलाश में मुझसे ज़्यादा तकलीफ होगी। तो ये एक मुल्क है जहाँ प्रोग्रेस का आइडिया बिल्कुल सेंट्रल है। तो वहाँ ये बिलीफ कि मेरे बच्चों का जीवन मेरे जीवन से, फियर कहना चाहिए, हाँ, ये डर, हाँ, कि मेरे बच्चों का जीवन मेरे जीवन से कम सुविधा वाला होगा, उससे वो रिएक्शन हुआ है और बहुत जगह हुआ है। बात तो ये है कि ट्रम्प जीता सिर्फ बड़े राइट विंग ग्रुप से नहीं है, जो ब्लू कॉलर वर्कर्स थे इन द विस्कॉन्सिन, मेडिसन, वो जगह, वहाँ से भी जीता है। और ये नई बात नहीं है, ये सिर्फ अमेरिका में नहीं हो रहा है, ये तो अब यूरोप में भी हो रहा है। आप देखिए फ्रांस में अभी इलेक्शन होने वाला है, वहाँ क्वाइट पॉसिबल हो सकता है कि वहाँ भी एक ट्रम्प टाइप को आएगा। इसीलिए तो हमने कहा कि ये ग्लोबलाइजेशन के दौर से फिर यू टर्न लेना हो रहा है ना, उन कंट्रीज का जिन लोगों ने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया या एस्टैब्लिश करने में अपना योगदान दिया, जिन कंट्रीज ने गैट और WTO की स्थापना की, वो अब कह रहे हैं कि हम प्रोटेक्शनिस्ट बनने चाहते हैं, हम अपने संरक्षणवादी बनना चाहते हैं। कम से कम 15 साल पहले शुरू हुआ था। उन लोगों ने जब चीन और हिंदुस्तान को की आर्थिक बढ़ोतरी देखी, तभी से शुरू हुआ है। मैंने देखा था जब मैं UN में था, 1990 से 2003 तक मैं UN में था, मैंने देखा कि वहाँ पहले जब मैं था तो सब डेवलपिंग कंट्रीज वाले कहते थे फेयर ट्रेड और वो ये लोग कहते थे फ्री ट्रेड। जब मैं वहाँ से निकला 2003 में तो फ्री ट्रेड वाले सब चीन और ऐसे देश थे और ये लोग सब फेयर ट्रेड की बात करने लगे। बिल्कुल उल्टा होगा। और आज भी जो जी जिनपिंग ने डावोस में अपने आप को ग्लोबलाइजेशन का एम्बेसडर बना दिया। तो आई थिंक ये चेंज तो कम से कम 15 साल पहले से शुरू हुआ है। एंड मैंने तो वहाँ भी देखा था बिफोर आई लेफ्ट कि ये चेंज हो रहा था। तो ये नई बात नहीं है। तो ये फ्री ट्रेड से फेयर ट्रेड की तरफ बढ़ने की जो कहानी है, इसमें जो ग्रेट अमेरिकन ड्रीम था, जिसमें तमाम दुनिया के इमिग्रेंट्स जाकर उस अमेरिका को ग्रेट बनाते रहे, वो कहीं प्रभावित हो रहा है आपकी नज़र में सरकार साहब? देखिए, पहले तो हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को समझना पड़ेगा। अमेरिकन जो है, अगर आप एवरेज अमेरिकन को देखेंगे, वो जहाँ पे उसका जन्म स्थान जो है, वहाँ से वो 100 मील से ज़्यादा दूर नहीं जाता है। एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो उसका जो होराइजन होता है वो उतना बड़ा नहीं होता है, वो वहीं पे रुक जाता है। दूसरी बात यह है कि अमेरिकन लोगों के बारे में मैं अमेरिकन्स की बात कर रहा हूँ। अमेरिकन्स जो है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में बहुत कम जाते हैं। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से ये जो आप इन्वेजन कह लीजिए, या ये जो आपके एमर्जिंग नेशंस से जो
चाइनीज़ हो गए, इंडियंस हो गए, जो वहाँ पे जाके सक्सेस जो उनको मिली है, उसका कारण ये भी था कि वहाँ पे वो वैकेंसीज थी। उस वैकेंसीज को उन्होंने फिल किया और उसके हिसाब से उनको काफ़ी सक्सेस मिली है। और तो यही तो कह रहे हैं कि पुरानी सरकारों ने जो वीजा नियम थे उसको ठीक तरीके से पालन नहीं किया और इसलिए ये सारी चीजें हुई और अब हम उसको ठीक करना चाहते नहीं, हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, वीज़ा के जो रूल्स थे, H1B के वीज़ा के जो रूल्स थे, वो शुरू से जो हैं वही हैं। बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो आप H1B के वीज़ा के लिए आप एलिजिबल नहीं है। आप अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज होंगे तो उसके लिए 20,000 एक्स्ट्रा है, जो 20,000 एक्स्ट्रा सीटें हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप जो है मास्टर्स डिग्री होल्ड करते हैं या PhD होल्ड करते हैं तो आप 2 दफ़ा तो आप लोग की बात से लगता है, आपकी बात से लगता है कि डरने की ज़रूरत है, लेकिन अमेरिका भी डरा हुआ है। आपकी बात से लगता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी मेरे हिसाब से ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। इस वक्त जो सिचुएशन है, और अमेरिका में सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत ज़बरदस्त होते हैं। ट्रम्प साहब कुछ भी कहें, वहाँ पे जो कांग्रेस है, जो सेनेट है, वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, दे आर वेरी स्ट्रांग। उनके कहने के बिना, आपको शायद आपने देखा भी होगा, कुछ रोज पहले जब ओबामा ने एक वीटो किया था, उसको भी उन्होंने नहीं माना था, उसका भी समर्थन नहीं किया था। तो इसलिए ऐसी बातें जब होंगी, और सबसे बड़ी बात है जो मैं ग्राउंड रियलिटीज में दोबारा वापस आ रहा हूँ कि अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो एजुकेशनल सर्विसेज और इनविजिबल्स जिसको हम कहते हैं, जो आपके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गए या रॉयल्टीज हो गए, उसके बेसिस पे इकोनॉमी चलती है। उनका जो फिजिकल डेफिसिट है, इट विल बी मच लार्जर, और बड़ा होता अगर ये इनविजिबल्स को आप नहीं लेंगे तो। वो चीज़ों के वो जो अगर अब एप्पल अगर वहाँ से शिफ्ट हो जाए और बाहर निकल जाए तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? वो पैसे तो वो जो फॉरेन एक्सचेंज, आज की तारीख में अगर आप इंडियन गवर्नमेंट कहते हैं कि हमारे पास $360 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज है, पर ये पैसा किसने क्रिएट किया? कॉर्पोरेशन ने क्रिएट किया। इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय भारत सरकार ने तो नहीं किया ना इसको। तो इसलिए वो क्रिएशन जो करेगा वो कॉर्पोरेशन ही करेगा। तो वो अगर कॉर्पोरेशन ही बाहर निकल जाएगा, क्योंकि कॉर्पोरेशन ने ऑलरेडी, अगर देखिए गूगल ने ऑलरेडी कह दिया कि मैं तो इसको नहीं मानता हूँ, और एप्पल ने कह दिया हम नहीं मानते हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ में चले जाइए, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन कह रहा है कि नहीं, हम तो इस चीज़ पे नहीं चलेंगे, हम इसको नहीं अमल करेंगे। तो वो जो एक विद्रोह का जो सीन बन रहा है वो तो बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए लेकिन ये तो उनके विद्रोह का सीन बन रहा है जो कभी न कभी कहीं ना कहीं से बाहर से आके वहाँ पर इस्टेब्लिश हुए, लेकिन एक वहाँ के जो लोकल और जो अब इस्टेब्लिश हो चुके हैं, वो कुछ रेड इंडियंस सब मिलके जो एक इस समय फिनोमेना नज़र आ रहा है, वो एक दूसरा फिनोमेना है जो दूसरी तरह के विद्रोह का मैनिफेस्टेशन दिख रहा है ट्रंप की जीत के साथ साथ। मैं सौरभ जी को इसमें शामिल करना चाहती हूँ। सौरभ जी, ऐसा लगता है कि अभी उतना डरने की ज़रूरत नहीं है भारतीय लोगों को, क्योंकि अभी अमेरिकी प्रशासन ने इस पर फैसला नहीं लिया है, एक प्रस्ताव भर है। क्या आपको भी लगता है कि ये सिर्फ प्रस्ताव भर है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, या फिर इससे डर कर उसके लिए जो काम करना चाहिए वो करना शुरू कर देना चाहिए, चाहे वो डिप्लोमेसी का रास्ता हो या फिर और दूसरे रास्ते हों? देखिए, कंपनीज के लिए प्रूडेंट चीज़ यही होती है कि उन्हें सब एक्शंस लेना चाहिए। तो डरने की तो बात नहीं है, जैसे आपने औरों से सुना, पर हाँ, ये कंसर्न की बात जरूर है, क्योंकि ये प्रस्ताव रख दिया गया है, इस पे डिस्कशन होगा। तो ये जरूरी है कि दोनों, हमारी जो इंडस्ट्री है, भारत सरकार है, वो ये इंश्योर करे कि दोनों, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, और अमेरिकन पब्लिक है, उसको एहसास हो कि ये जो H1B की बात कर रहे हैं, या जो इंडियन आईटी इंडस्ट्री की बात हो रही है, कि उनको एहसास हो कि इस प्रोग्राम से एक्चुअली अमेरिका को हमसे ज़्यादा फायदा हुआ है। हमारी जो इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, उसने H1B वीज़ाज लेके लोग यहाँ से भेजे ज़रूर हुए जी, पर हमने वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। हमने अमेरिकन कंपनीज को कंपेटिटिव बनाया है। तो आज गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये इसलिए हमारे सपोर्ट में है और इस प्रोविजन को नहीं पसंद कर रही हैं जो प्रस्ताव दिया गया है, क्योंकि इनकी जो ग्लोबल ग्रोथ और डोमिनेंस हुई है वो काफ़ी हद तक
इस प्रोग्राम की वजह से हुई है। जो आप ये कह रहे हैं, हमारी आपकी कंपनी आपकी जो है, बातचीत जो का H1 लब्बो वीजा लुआब को अगर मैं निकालूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि दोस्ती और कूटनीति और आर्थिक जो गठबंधन है दोनों के बीच में जो समझौते हैं उसका आधार लेकर इस मामले को समझाया जा सकता है या सुलझाया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं ये कहूँ कि जो भारतीय IT इंडस्ट्री है वो सालाना 65 अरब डॉलर की कमाई करती है और 30% भारतीय जो हैं वो विदेशों में इस समय काम कर रहे हैं। अगर ये किसी रूप में आपकी दोस्ती कूटनीति सफल नहीं होती है और जिस रूप में अमेरिका आगे बढ़ रहा है उस रूप में बढ़ता जाता है तो कितना नुकसान हो सकता है भारतीय प्रोफेशनल्स को और उद्योग को? नहीं, पहले तो मैं अपना कंप्लीट करना चाह रहा हूँ कि कई चीज़ें हैं इसमें। जो H1B वीज़ा में प्रोग्राम वाले लोग जाते हैं वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी और कई तरह के टैक्सेस देते हैं जिसका बेनिफिट हम लोग क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। तो जब ये चर्चा होगी और हम लोग भी फैक्ट्स सब सामने रखेंगे, डिस्कशंस होंगे, तो मेरे ख्याल से जैसे कि पहले भी लोगों ने बोला इसमें कि ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि इस जो प्रोग्राम जिस तरह से प्रस्ताव रखा है उस तरह का प्रस्ताव पास होगा जी। पहले भी इस तरह की चर्चा हो चुकी है। तो मेरा पूरा भरोसा है कि अमेरिकन लॉ मेकर्स जो हैं जब वो पूरा फैक्ट्स देखेंगे, समझेंगे, और इसमें हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम ये इंश्योर करें कि ये सब इंफॉर्मेशन उनको अवेलेबल हो जी, तो वो समझ जाएंगे कि ये अमेरिका के बेनिफिट में है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी तक हमारे मेहमानों से जो बातचीत हुई उसमें ऐसा लगता है कि अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक कंसर्न है और तमाम IT उद्योग के लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं, वो थोड़े चिंतित हैं। कोई बातचीत, कोई डिस्कशन की शुरुआत हुई है दोनों देशों के बीच में? किसी तरह की कूटनीतिक या और दूसरी पहल की शुरुआत हो चुकी है दोनों देशों के बीच ताकि इसको आने से पहले ही कुछ सुलझाया जा सके? सबसे पहले अमृता, मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच बातचीत ज़रूर हुई है कुछ ही दिन पहले, 2-4 दिन पहले, लेकिन उसका बीच पता रात नहीं में बिल्कुल पता नहीं चला। आप जानते हैं कि हमारे विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज तक जो है नहीं जारी किया। जो भी खबर आई है वो व्हाइट हाउस के जरिए भी हमको मिली है कि ऐसा ऐसा हुआ है, और उसमें इस तरह की कोई अभी बात नहीं रखी गई कि आपने H1B वीज़ा। और देखिए पहली बार बातचीत हुई है तो शायद जो इस तरह की जो डिटेल्स है वो बाद में ऑफिशियल्स, हालांकि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो बातचीत हुई वो तो तुरंत सामने तो काफी गर्मा गर्मी बातचीत थी। अब देखिए बाकी जो रिश्ता भारत और अमेरिका के बीच काफ़ी गहरा है, और हम ये भी जानते हैं कि पिछले 10-15 सालों में, पिछले 8 साल ओबामा रहे, उसके पहले जॉर्ज बुश रहे, तो एक बाईपार्टिजन कंसेंसस जो कहते हैं, यानी दोनों डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ता और भी आगे बढ़े। सबसे पहले ये बात। दूसरा जो आपका ये सवाल है कि क्या हमको चिंतित होना चाहिए, मुझे लगता है कि मैं सबसे सहमत हूँ कि डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन चिंताजनक बात ज़रूर है कि जो H1B वीज़ा, एक तो क्या आप H1B वीज़ा कम करने वाले हैं? नंबर 2, जो कल की खबर जो आई है कि अभी जो $60,000 के करीब जो न्यूनतम वेज है अब उसको डबल कर रहे हैं, मतलब $1,30,000 पर एनम करने की बात है। इसका जो इम्पैक्ट होगा ये बहुत गहरा इम्पैक्ट होगा, और इसका जो अभी जो लगता है कि अगर आज की तारीख में 100 IT प्रोफेशनल्स इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं तो ये जाहिर है कि जो वहाँ की जो कंपनीज हैं इनको कम कर देंगी। तो एक ये जो डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी, पहले अपने आपकी फैमिलीज के ऊपर, आपकी कम्युनिटी के ऊपर, आपकी जो इकोनॉमी के ऊपर जो इम्पैक्ट होगा ये गहरा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे ख्याल से। आप कह रही हैं कि चिंता की बात है, तो चिंता दूर करने के लिए क्या करना चाहिए और हमारी सरकारें क्या कर रही हैं? इसमें दो मैं जल्दी से खत्म करना चाहूंगी, और मैं ये कहना चाहूंगी कि लेकिन एक तरह से ये जो धक्का लगेगा इंडियन इकोनॉमी को, और अगर आप इसको नोटबंदी के साथ जोड़ें, डिमोनेटाइजेशन के साथ, मुझे लगता है कि इसमें इकोनॉमी पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन एक ये मौका भी है, जो एक सूरज की किरण, मुझे लगता है कि एक सिल्वर लाइनिंग टाइप, कि इंडिया को भी, भारत को भी इस H1B वीज़ा के आगे
देखने की ज़रूरत है कि अभी पिछले 20-25 साल से हम सिर्फ अपनी आईटी वाले एक बहुत ही नैरो प्रिज्म से हम इनको देख रहे थे कि ये हमारे जो लोग हैं अमेरिका जा रहे हैं, हम इनकी रेपुटेशन भी बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन इसके अलावा भी हालांकि जब आईटी वाले जा रहे हैं तब आर्किटेक्ट भी जा रहे हैं, तब लॉ प्रोफेशनल्स भी जा रहे हैं, तब दूसरे प्रोफेशनल्स भी जा रहे हैं, लेकिन हाँ उनकी संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है और उनका उतना कंसर्न भी नहीं है जितना कि आईटी प्रोफेशनल्स का है। मैं थोड़ा सा इनसे डिसएग्री करना चाहूँगा। ये अक्सर नॉर्मल वही होता है। देखिए ऐसा है कि जो बिजनेस माइंडसेट होता है वो एक प्रपोजल को या किसी डिसीजन को प्रॉफिट और लॉस में भी देखते हैं। अच्छा, जब उनको ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि इन जो हमारी आईटी इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन है उससे उनकी भी कम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है, और दूसरी बात जो मैं समझता हूँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है कि उनके पास स्टेम वर्कर्स हैं नहीं। स्टेम वर्कर्स क्या कहता हूँ मैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। अब ये जो $65,000 की कैटेगरी के जॉब्स हैं उनके पास उस नंबर्स में है नहीं लोग काम करने के लिए। दूसरी बात, ज्योति का कहना बिल्कुल सही है, जो सिल्वर लाइनिंग या रे ऑफ होप, अगर हमें ये बाहर से एक्सटर्नल स्टिम्युलस मिलता है और हमें अपनी आईटी इंडस्ट्री को अपग्रेड करना है तो मैं समझता हूँ ये हमारी इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा होगा। पर ये जो चीज़ें हैं इतनी जल्दी चेंजेस आने वाली नहीं है, बिकॉज पहले भी ऐसे बिल्स आए हैं वहां पे, पर जब उन्होंने ये देखा है कि वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग जॉब। पुरी साहब, क्या हम ये मान के बैठ जाएं कि इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा क्योंकि पहले भी आया है और वो चला गया? नहीं, तो हम जो है हम अपनी तरफ से प्रयास करना छोड़ देंगे? अभी तो हम लोग उनसे बात कर रहे हैं, उनको हमारे जो इंडस्ट्री के कंसर्न्स हैं और जो हमारी बातचीत हुई है हमारे विदेश सचिव के लेवल पे बाकियों के साथ, उनको हम पूरा अपना हमारे जो इंटरेस्ट बता रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस पे क्योंकि हमारे संबंध उनके साथ गहरे हैं उसका हमें फायदा नहीं होगा, बट जब वो ये रियलाइज करेंगे कि ऐसे आर्थिक रूप से भी उनका फायदा है, आर्थिक रूप से वहां पे जॉब क्रिएशन हो रही है। अमेरिकन कॉर्पोरेशन, आईटी इंडस्ट्री एक बड़ी नहीं, लेकिन उनका जो कोर वोट बैंक है ट्रंप साहब का, ये भी तो देखिए, वो जिस आइडियोलॉजी पे, जिस कोर वोट बैंक को जिस तरह के वादे करके वो आए हैं, क्या उन वादों को वो पूरा नहीं करेंगे? आप मैं अखीरली बात रखना चाहूंगा आपके सामने। आईटी प्रोडक्ट्स जो हैं दे डोंट फिजिकली क्रॉस द बॉर्डर जहां पे उन पे टैक्स लगे। आप वही सर्विस कहीं और लोकेट करके भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर जैसे ये साथ कह रहे हैं एग्जैक्टली, जैसे अगर एप्पल और बाकी सब लोग कहते हैं कि हम यहाँ पे नहीं, हम दूसरी जगह करते हैं। नो एग्जैक्टली, अगर आप उनके लिए एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करते हैं और वो यहाँ पे शुरू कर देते हैं तो इसका बड़ा नुकसान उनको हो सकता है। तो ये बड़े ठंडे दिमाग से उनको सोचना होगा। जी मैं बताऊं आपको, हाँ, बहुत संक्षेप मैं डरने की बात नहीं, जो उन्होंने कहा वो बहुत सही बात है कि ये मौका भी हो सकता है। ये सारा संखी आदमी है, सो वी शुड वर्क, थोड़ा संखी आदमी है, हमें ऐसा सोचना चाहिए कि ये करेगा, अगर नहीं करेगा तो फायदा होगा, ठीक है, मगर अब तो हमें इस बेसिस पे करना चाहिए कि वो करेगा। लेकिन देसाई साहब, मैं ये मानती हूँ कि एक व्यक्ति के रूप में इस पूरे फेनोमेना को न देखा जाए, बल्कि उस पूरे एक विचारधारा के रूप में देखा जाए, जिस विचारधारा ने पूरे अमेरिकियों के दिल में जगह बनाई और उन अमेरिकियों ने एक शख्स को जिताकर यहाँ तक पहुंचाया। इसको केवल एक व्यक्ति विशेष तक आप बात सही है आपकी, मगर जो लोग जिन लोगों को वो ला रहा है अपनी कैबिनेट में, वो उसी विचार के लोग हैं, और जैसे कहा ये मौका हो सकता है। मुझे तो बहुत दिनों से लग रहा था कि हमारी आईटी इंडस्ट्री बिल्कुल फंस गई थी एक बॉडी शॉपिंग में, कि हमारे लोअर एंड पे बिल्कुल, और वो लोअर एंड ऑलरेडी ऑटोमेट हो रहा था, ऑलरेडी ऑटोमेशन हो रहा था। बहुत जरूरी था कि वो लोग जरा वैल्यू चेन में ऊपर जाए। चलिए, अगर हम ये H1 वीजा की इस छोटी सी उस दायरे से निकलकर थोड़ा ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करें, मैं सौरभ जी आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। हमने जो बेसिक सवाल पूछा था कि क्या ये केवल ट्रंप स्टाइल पॉलिटिक्स या केवल H1 वीज़ा तक इसको समेट कर देखा जाए, या कुछ और देशों के वीज़ा को ख़त्म करने तक इसको देखा जाए, या फिर इसको बड़े पैमाने पर ये देखा जाए कि ये ग्लोबलाइजेशन का यू टर्न है, और क्या इस तरह की आर्थिक पहल करके अपनी अर्थव्यवस्था को ट्रंप कोई नया आयाम दे सकते हैं, कोई नई दिशा दे सकते हैं क्या? जी, इसमें दो चीज मैं कहना चाहता हूं। पहले आपने एक पहला क्वेश्चन पूछा था
और पुरी साहब भी कह रहे थे कि पहले तो आप ये समझ लें कि आईटी इंडस्ट्री जो हमारी है, हम लोग पिछले 5-6 साल से ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन कंपनीज का कर रहे हैं, जिसमें कि जो बॉडी शॉपिंग की बात होती थी पहले, वो बहुत हद तक ख़त्म हो गई है। हम लोग अपना ऑटोमेशन, आईपी रिलेटेड वर्क सब बढ़ रहा है। तो लेकिन क्या हम ऑटोमेशन करके उन तमाम लोगों की जो भारत के 30% के करीब आईटी प्रोफेशनल्स जा रहे हैं, जिसमें एक आंकड़ा दिया गया है कि 85,000 वीज़ा अप्रूव करता है सालाना अमेरिका, जिसमें से 70% जो है वो इंडियंस के खाते में आता है। क्या हम उन तमाम संख्या को केवल ऑटोमेशन बढ़ा के समेट सकते हैं या उसको उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। साल में H1B वीज़ास कितने हैं? 65,000 ही है ना। हमारी आईटी कंपनीज का एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिलियंस में, तो ऐसी बात नहीं है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हाँ, हमें थोड़ा इस चीज़ से ऐसा नहीं कि हमें चिंतित नहीं होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि इस तरह का प्रोविजन जो है वो हमारी आईटी इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर देगा। ऐसा नहीं होने वाला है। जी जी। उसको काफ़ी टाइम से हम लोग जो कर रहे हैं, जो एक्विजिशंस कर रहे हैं, हम लोग ने लोकल एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ा दिया है, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं जो सबको इतना ज्ञात नहीं है। तो इम्पैक्ट होगा, पर ऐसा इम्पैक्ट नहीं होगा कि जिस तरह की आपको शेयर मार्केट में दिखाई पड़ रहा है। दूसरा यह है कि सिर्फ अमेरिका नहीं है, इस वक्त पूरा ग्लोबलाइजेशन में जो हर कंट्री में कम्युनिटीज थी जिनको लगा उनको फ़ायदा नहीं हुआ, जैसे अमेरिका में थी ये मिड वेस्टर्न कम्युनिटी, सब जगह आप यूके में देखें ब्रेक्सिट क्यों हुआ, हर जगह आप देखेंगे तो एक ही टेंडेंसी है थोड़ा सा डी ग्लोबलाइजेशन की। उसमें ये हमें समझना चाहिए कि ये होगी, पर ये चीज़ें बहुत देर लास्ट नहीं करती हैं, क्योंकि इस वक्त जिन कंट्रीज़ में डी ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, उन्हीं कंपनीज को ग्लोबलाइजेशन से मैक्सिमम फ़ायदा हुआ है। और वहाँ के जो की थिंकर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, वो ये समझेंगे और वहाँ इंटरनल डिबेट्स होंगे, क्योंकि हाँ, पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसीज हैं, हमारे यहाँ भी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसीज हैं। कई दफ़े लोग प्रेशर होते हैं एक तरह का एक्शन लेने जो नेसेसरीली आप देखें कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट में नहीं है, पर एक पॉपुलिस्ट चीज़ बन जाती है। पर जब फाइनली काम होता है तो सरकार काफ़ी सोच समझ के करती है। तो इसलिए हमको हाँ चिंतित होना चाहिए, पर हमें अलार्म होने की ज़रूरत नहीं है। इंडस्ट्री हमारी बड़ी सॉलिड है जी। 160 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्रीज है जी। पूरे विश्व में जो सबसे 10 टॉप कंपनीज आईटी सर्विसेज में है मार्केट कैप से, उनमें से 5 इंडियन कंपनीज हैं। ये ठीक है कि हम इससे निकल जाएंगे, हो सकता है कि हम निकल जाएं, हम यही कामना करते हैं कि हम निकल जाएंगे। पर मैं इस पे सिर्फ नहीं बात करना चाहती हूँ, मैं इस पे भी बात करना चाहती हूँ कि ये फिनोमेना, जैसा कि आप सबने कहा, ये फिनोमेना केवल यूएस में नहीं है और दूसरी कंट्रीज़ में भी बढ़ रहा है। वो तमाम कंट्रीज़ जिन लोगों ने ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा उठाया वो अब बदल रही हैं, जबकि जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थी वो मुक्त व्यापार के दायरे में चली आती जा रही हैं। तो ये जो बदलाव है, इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था किस तरह से बदलने जा रही है और उसका क्या असर पड़ सकता है आने वाले दिनों में? 2-3 बातें हैं। ऐसा से 15 साल पहले सबसे ज़्यादा जो आलोचना होती थी वो हिंदुस्तान की और चीन की होती थी कि साहब ये जो है लिबरलाइज नहीं हो रहे हैं, ग्लोबलाइज नहीं हो रहे हैं। इनके यहाँ तो अभी भी स्टेट रेगुलेशंस बहुत हैं, पब्लिक सेक्टर इतना बड़ा है। और एक शब्द इस्तेमाल किया गया था कि साहब आप रिफॉर्म नहीं करते हैं अपने आप को जी, बल्कि एक और अच्छा खतरनाक शब्द इस्तेमाल हुआ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का वास्तविकता में अर्थ ये है कि आप अपना देश प्लेटर एक चांदी की प्लेट में रख करके विदेशी निवेशकों के सामने रख दें, तुम में से जो चाहे इसमें से उठा के ले जाओ। ये हमें सिखाते थे। अब उसी के जो फलस्वरूप निकला, अब ये रिएक्शन उसके खिलाफ हुआ है। बड़े अच्छे का आर्गूमेंट दे रहे थे कि अमेरिका में कितने लोग कॉलेज में जाते हैं, अमेरिका में ब्लू कॉलर वर्कर कितना स्किल्ड है। ये वहाँ का रिएक्शन आया है, जो प्रोटेक्शनिज्म आया है, ये आसानी से जाने वाला नहीं है। ट्रम्प कोई खाली ये नहीं कि वो कुछ ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, बेसिक इकोनॉमिक और सोशल फोर्सेस हैं जो उनको कह रही है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अपनाओ। चाहे वो H1B वीज़ा को लेकर के हो, चाहे मैक्सिकन लैटिन अमेरिकन इमिग्रेंट्स को लेकर के हो। मैक्सिकन लैटिन अमेरिकन इमिग्रेंट्स अमेरिका को क्या नुकसान पहुंचाते हैं?
वो आकर के वो काम करते हैं जो अमेरिका में कोई भी नहीं करना चाहता, झाड़ू पोंछे का काम करते हैं वो, और लोवेस्ट वेजेस पर काम करते हैं, काफ़ी उसमें इलीगली भी आते हैं, तो जो मिनिमम वेज रेट्स हैं वो भी नहीं मिलते उनको, काफ़ी उनमें एग्रीकल्चर में सीजनल वर्कर्स करने आते हैं, लेकिन आपने उनको दुश्मन बना लिया कि इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, इसकी वजह से हमें रोज़गार नहीं मिल रहा, सारे मैक्सिकन्स को वापस भेज दीजिए जो जिस तरह के काम वो करते हैं खेती के क्षेत्र में और अर्बन एरियाज में। एक भी वाइट या अफ्रो अमेरिकन वो काम नहीं करने वाला, और उस रेट पर तो बिल्कुल नहीं करने वाला। तो ये एक ना आप एक अदरिंग आपने एक एनीवे बना लिया, स्टीरियोटाइप बना लिया। मुस्लिम्स आ रहे हैं वो सत्यानाश कर रहे हैं, इस्लाम बहुत बड़ा डेंजर है, ये लैटिन अमेरिकन आ रहे हैं ये खराब कर रहे हैं हमें, ये एक आपने एक उसको, दिस इज द पॉलिटिक्स ऑफ अदरिंग, स्टीरियोटाइप कर लिया, एक दुश्मन पैदा कर लिया जो है नहीं। लेकिन ये वही कंट्री है जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बाहरी लोगों को अपने यहाँ फलने फूलने का मौका दिया, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन और जिसके नियमों की बदौलत वहाँ पे बिल गेट्स पैदा हुए, मार्क जुकरबर्ग पैदा हुए, वहाँ पे याहू के संस्थापक पैदा हुए और रॉकफेलर पैदा हो सके, ऊपर से तो अगर ये सभी उदाहरण तो अमेरिका के ही हैं, जिन लोगों ने मिलकर अमेरिका को ग्रेट अमेरिकन का दर्जा बनाया। तो और ये मैक्सिकन जो अमेरिका में रहते हैं ये उन 7 स्टेट्स में हैं, जब से 150 साल पहले जी ये 7 स्टेट्स वो हैं अमेरिका के अंदर जो अब से 125 साल पहले मैक्सिको का हिस्सा थी, आपने युद्ध करके उनसे छीन ली। वो खुद जर्मन मूल के, उनके ग्रैंडफादर जर्मनी से आए थे। तो जब ये तमाम लोग बाहर से आकर अमेरिका को महान बना रहे हैं, तो फिर अब बाहरी लोगों के प्रति क्यों इतना दबाव है, या क्यों बाहरी लोगों को आने से रोकना चाहते हैं? इसका एक सिंपल कारण ये है अमृता जी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो जॉब लॉसेस हुए हैं वो क्या ट्रेड एग्रीमेंट्स जो साइन किए हैं उनके कारण हुए या ऑटोमेशन के कारण हुए, इसको किस पता नहीं। पर मैं ये नहीं समझता और मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ एक बहुत बड़ी रिवोल्ट है। हुआ क्या है कि ट्रेड लिबरलाइजेशन से बहुत इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है, बहुत उससे उन्नति हुई है, पर ये इसके ग्लोबलाइजेशन के जो विनर्स हैं वो कुछ होते हैं और लूजर्स भी कुछ होते हैं। तो अब जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए हैं, अब जैसे उन्होंने एकदम आते साथ टीपीपी पे मना कर दिया, नाफ्टा और डब्ल्यूटीओ में चाइना की जो एंट्री हुई है, चाइना क्या कर पा रहा, उनकी जो नाराजगी क्या है कि एक तो एक्सचेंज रेट मैनिपुलेशन होती है, दूसरा चाइना में ये नहीं पता लगता है कि ये एंटरप्राइज डंपिंग हो रही है या सब्सिडाइजेशन हो रहा है। सो मुझे लगता है इसके करेक्टिव्स आएंगे थोड़े बायलैटरल नेगोशिएशन में, और WTO में इन चीजों पे बातचीत करनी होगी। पर ये नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन पे रिवोल्ट हो गया और ग्लोबलाइजेशन खत्म होने जा रहा है। अमेरिका को ग्रेट बनाने वाले सिर्फ अमेरिकन नहीं है, दुनिया भर के बेहतर टैलेंट जो है वो अमेरिका गए और उन लोगों ने वहाँ पर बेहतर रिजल्ट दिया, जिसकी वजह से आज अमेरिका महान बन सका और जिसको लेकर आज इतना राजनीति हो रही है। मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे टैलेंट हो सकता है यहाँ पर भी हो जो अमेरिका जाना चाहते हो और जो अपने लिए सपने देखते हो अमेरिका जाने के लिए, वो इस तरह के फैसलों से या इस तरह के संभावित फैसलों से किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं? H1B वीज़ा को लेकर जो बात हो रही है कि उससे भारत को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन भारत में जो अब तक शुरुआत में ड्राफ्ट लीक होने पर से 50,000 करोड़ का कंपनियों को नुकसान हो गया, ये ज़्यादा भारत के लिए खतरनाक है, या फिर अमेरिका ने जो बात कही है कि जितने भी आर्म फोर्सेस है उसके पूरे दुनिया भर में उसे वापस बुला लिया जाएगा, तो वो ज़्यादा भारत के लिए खतरा है? क्योंकि फिर जब एशिया से आर्म फोर्सेस चले जाएंगी तो जो पावर बैलेंस है अमेरिका और चाइना का वो बिगड़ सकता है, क्योंकि चाइना हमेशा एक ही सिखाता है। अमेरिका की 70 देशों में बाहर मिलिट्री बेसिस हैं, उन्होंने अभी कोई ऐसी बात नहीं की कि हम मिलिट्री बेसिस हटाने जा रहे हैं। बट जो लिबरल इंटेलेक्चुअल्स हैं अमेरिका में, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप उन 70 मिलिट्री बेसिस को हटाते हैं तो आपका जीडीपी जो है 1 परसेंटेज पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ऐसी बात हुई है। जहाँ तक H1B के वीज़ा है, मैं दोबारा आपको ये सबमिट करना चाहूँगा कि अगर ये चेंजेस आए तो हम पे असर होगा, पर इसका नुकसान अमेरिका पे ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर ये कॉरपोरेशंस जो हैं वो जो साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग जो ग्रेजुएट्स हैं, जो उन किस्म की 65,000 तक की जॉब्स को फिल करते हैं, वहाँ पे वो उस जनसंख्या में है नहीं। तो इसलिए हमें कोई घबराने की बात नहीं है। ज़रूर
चिंता तो है। लेकिन पुरी साहब, अगर कोई देश ये तैयार हो कि ठीक है हमारा जो नुकसान होगा लेकिन हम आपको नहीं आने देंगे, तब क्या होगा? तो क्योंकि नहीं आने देंगे ये इस प्रस्ताव से ही, जैसा उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव से ही तमाम जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं उनके शेयर इतने गिर गए कि उनको संभलने में टाइम लगा। आईटी कंपनीज जो हैं हमारी बहुत ग्लोबल प्लेयर्स हैं। अगर इन्होंने ऑलरेडी, जैसे श्रीवास्तव जी ने कहा पहले, कि उन्होंने पहले कंटिजेंसी प्लानिंग थोड़ी की हुई है, अब जरा ज्यादा करनी होगी। अगर आप मान लिए राइट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जिसको कहते हैं, या फिजिकल प्रेजेंस, वो वहां पे नहीं कर सकते, तो आप ये आईटी सर्विस बाहर रह के भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हिंदुस्तान में हम एक इनेबलिंग, वेलकमिंग एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करें, मेक इन इंडिया को बढ़ाएं। मैं समझता हूं इससे हमें और ज्यादा फायदा होगा। जी सरकार साहब, अच्छे दिन लाने की जरूरत है। सरकार साहब, क्या भारत में सिलिकॉन वैली क्रिएट किया जा सकता है? बिल्कुल है, लेकिन वो उस तरह से तो नहीं बिल्कुल है। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि नहीं, वो उस लेवल का तो है नहीं। हमें तो हर चीज को अमेरिका की तरफ ही देखना पड़ता है। पर हमें जरूर यहाँ पे क्रिएट करना चाहिए, और उसके लिए हम, मेरे ख्याल से, पर एक बात जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना आईटी इंडस्ट्री में, हम जो हैं वो बैकरूम बॉयज हैं। वी आर जस्ट ए बैकरूम ऑफिस। एक चीज मैं H1B वीजा की जो बात हो रही है, आंकड़े मैं आपको दे दूं, 65,000 जो हैं वो हैं ग्रेजुएट लेवल पे। अगर 20,000 एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करते हैं फ्रॉम एन अमेरिकन यूनिवर्सिटी। इसके अलावा भी अगर आपका दूसरे देश, अमेरिका का दूसरे देश के साथ एग्रीमेंट हो, जैसे चिली के साथ उसका एग्रीमेंट है, तो 1400 एक्स्ट्रा मिलते हैं उनको H1B वीज़ा। सिंगापुर को 5,400 मिलते हैं। भारत सरकार क्यों नहीं कोशिश करती है कि ऐसे कोई एग्रीमेंट हो जाए? क्योंकि हमने जब इतना दिया है अमेरिका को, तो उससे हमें हम उसको आगे प्रेस कर, हाँ नहीं प्रेस कर सकते हैं, तो थोड़ा और नहीं प्रेस कर सकते हैं, ताकि हम, मेरे हिसाब से अमेरिका हमारी बात जरूर सुनेगा। चिंता का विषय सिर्फ एक है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक आंकड़ा दिया है जो मेरे ख्याल से बहुत चिंता का विषय है। वो ये कह रहे हैं कि H1B वीजा उन्हीं को मिलेंगे जिनकी तनख्वाह $1,30,000 से ज्यादा होगी। $1,30,000। सबसे बड़ी चिंता का विषय जब यही है, तो फिर अब डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के राष्ट्रपति है ना, और तो कोई आज की तारीख में और कोई तो राष्ट्रपति है नहीं। तो फिर वो प्रस्ताव दे रहे हैं, वो नहीं कह रहे, सुना दी, वो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इसको लागू करूंगा कि सीता कौन है, तो ये तो फिर नहीं, ऐसा उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं लागू करूंगा, पर $1,30,000 का एक आंकड़ा उन्होंने जरूर दिया है। 1,30,000 जो है अमेरिकन इकोनॉमी के हिसाब से काफी बड़ी तनख्वाह मानी जाती है, तो उसमें हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कत आए। और भी एक और चीज मैं बता दूं कि जितने भी, तो अगर ये मानने की बाध्यता उसका, हुई तो, हाँ उसका भी मैं रीजन देता हूं। जैसे आपके अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे ये कैप एग्जेम्प्ट में जो है, वो कैप एग्जेम्प्ट है, वो इसमें जो है इस दायरे में आते ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आपके इनडायरेक्ट वर्कर्स भी हैं, अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी उस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, वो भी इस दायरे में नहीं आएंगे। सो ये सीमाबद्ध जो हम कह रहे हैं ना, हम बारीकी में नहीं जा रहे हैं। इतनी कोई दिक्कत की वाली बात मेरे को नजर नहीं आ रही है कहीं पे कि इससे जो है, और अमेरिका को नुकसान है हमसे बहुत बड़ा। मैंने शुरू में भी कहा था कि उनकी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह हिट होगी अगर आप जो है हमारे जो है स्किल्ड वर्कर्स को नहीं काम करने देंगे। एक छोटा सा पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा। मेरे ख्याल से जो हमारी आईटी कंपनीज हैं, उनको भी अपनी स्ट्रेटजीज को लेकर के थोड़ा सा पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये सारी कंपनीज लैटिन अमेरिका में भी मौजूद हैं, ब्राज़ील में हैं, अम्बेसडर पूरी तो अम्बेसडर थे वहाँ, वो टाटा TCS अब मोंटेविडियो में है, यूरोप में है, मेक्सिको में बहुत है, और ये सारी अमेरिकन क्लाइंट्स को डील करती हैं। ये ऐसा अनुमान है कि आईटी कंपनीज ने पूरे लैटिन अमेरिका में 35,000 नए जॉब्स क्रिएट किए हैं। वहाँ ढूंढते हैं लोकल्स को हायर करने के लिए। आप उनको हायर करते हो, उनको ट्रेन करते हो, लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम है, उनको स्पेनिश से इंग्लिश भी बोलना सिखा देते हो। ये थोड़ा सा काम हमारी कंपनीज के अमेरिका में नहीं कर सकते थे। आप लोकल को हायर करो, उसको भी ट्रेन करो, एक डाइवर्स मल्टीकल्चरल टीम तैयार करें, कैसे काम होता है। ये स्ट्रेटेजी आसान काम ढूंढा कि इंडिया से ले जाओ। नहीं, लेकिन अभी तो हम अपने देश के नागरिकों के प्रति ज्यादा चिंतित हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कुछ और सवाल करें आप। मेरा सवाल सरकार जी से है। सर, जब वहाँ ट्रम्प सरकार बनी तो लोगों ने विरोध भी किया और सपोर्ट करने के बाद ही सरकार बनी होगी। अभी भी उनके फैसलों का लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोगों ने ट्रम्प को राष्ट्रपति बनाने के लिए यज्ञ किया, लेकिन अभी बेंगलोर में कोई विरोध प्रदर्शन उसके लिए नहीं हो रहा है, हालांकि सबसे ज़्यादा हिट बेंगलोर ही होने वाला है। तो ये तो साफ है कि अमेरिकन की जो पोजीशन है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सबसे ज्यादा लोग सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हैं। वही उसके लिए विरोध नहीं हो रहा है। हमें विरोध करना
चाहिए बिल्कुल ट्रम्प को? करना बस चाहिए। एक अगर हम- ओरिएंटेशन होना चाहिए। एकदम एकदम नहीं, करना सवाल चाहिए। पूछिए ना, सवाल क्या है? सवाल मेरा ये है कि ये साफ है कि ग्लोबल लीडरशिप में अमेरिका की जो पोजीशन है वो कमजोर होने वाली है। तो हम बाईपास करने के लिए कहाँ पे खड़े हैं? क्योंकि चाइना तो ग्लोबलाइजेशन में बाईपास करने की कोशिश करेगा अमेरिका को। हम क्या तैयार हैं उसके लिए कि हम कोई पोजीशन ले सकें या ग्लोबलाइजेशन का हम फायदा ले सकें? उसकी जब लीडरशिप एक हकीकत आप अच्छी तरह समझ लीजिए, अमेरिकन अंग्रेजी में कहते हैं दे आर माइल्स अहेड ऑफ अस। 17 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, हम 2 ट्रिलियन डॉलर हाँ, तो की economy। हम कहीं उनके आस पड़ोस में भी नहीं है। दिशा जो पॉलिसीज बनती हैं वो जो दिशा देती है अमेरिका। इसलिए अमेरिका को हम इग्नोर तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। और सिलिकॉन वैली जैसे जो है, एक Concept है। एक कॉन्सेप्ट जो बना है वो इंडिया में बनना मेरे हिसाब से बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इंडियन बिजनेसमैन अनफॉर्चुनेटली जो इनोवेटिव जो पावर्स हैं उसके अंदर नहीं है। नवीनता की जो शक्ति लेकिन होती यही है, इंडियन बिजनेसमैन अमेरिका में जाके इनोवेटिव हो जाते हैं, तो क्योंकि इंडिया वहां में पे क्यों उसको नहीं? माहौल मिलता है, उसको बहुत माहौल मिलता है, इसलिए वो बन जाता है। सिलिकॉन वैली में आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं दिया गया लेकिन है। सवाल इनका यही है कि हम भी अपने देश के अंदर एक इसी तरीके का माहौल हमको बनाना चाहिए। हाँ। अब जो गूगल का जो सुंदर पिचाई है वो यहीं से आईआईटी करके गया अमेरिका। अब अगर वो अमेरिका में वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और आज की तारीख में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक बहुत ही अहम मुद्दा भी है और एक बहुत जैसे कटिंग एज जिस साइंटिफिक जो कहते हैं, अगर यही माहौल अगर आप इंडिया के अंदर बनाएं, चाहे बंगलोर में हो या हैदराबाद में हो या चंडीगढ़ या दिल्ली या कहीं भी हो, तो इसको तो फिर अब या मोदी जी करें या फिर अच्छे दिन तो फिर आने ही चाहिए। ज्योति जी, आप बिग इफ की बात कर रहे जी। हैं, अगर हो नहीं रहा ना, 70 साल हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए साहब, हमारे पास ऐसा नहीं। I don't agree. I think it हो रहा जिस है। स्पीड पे होना आपके चाहिए, वो पास नहीं हो रहा। हम आप ये अगला बता सवाल दीजिए ले कितने लेते हैं। नहीं, एक मिनट साहब, आपके नहीं, पास नहीं। कितने पेटेंट्स हैं? पेटेंट्स की बात नहीं, आप मेरे को बता दीजिए, Lot of इंटेलेक्चुअल innovation. प्रॉपर्टी में आप कहाँ हैं? इट्स अबाउट एन एटमॉस्फेयर, राइट? That ambience, we don't अगला have that सवाल ambience. अगला सवाल ले लेते हैं, पूछिए। एक सेंटेंस और, अमेरिका का जो पूंजीवाद है उस जैसा पूंजीवाद दुनिया में कहीं नहीं हुआ, ये जो बात कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। ये सिलिकॉन क्या चीज है, कहाँ से शब्द आया? अमेरिका में जो पुराने पूंजीपति थे उन्होंने मना कर दिया था निवेश करने से, बैंकों ने मना कर दिया था। जी। लेकिन अमेरिका में बहुत लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं हम इन्वेस्ट करेंगे, रिस्क लेंगे। जी। ये जो एंटरप्राइज की स्पिरिट है, रिस्क टेकिंग की स्पिरिट है, इनोवेशन की स्पिरिट है, ये एक्सप्लेन करती है सिलिकॉन वैली क्या है। और गैराज के अंदर, गैराज के अंदर। और जो अभी बात कही ना, हम कई पीढ़ियां पीछे अमेरिका, हम क्या यूरोप के सारे देश पीछे अमेरिका से, पूरी दुनिया पीछे है। तो इसलिए हम कोई पैरेलल comparison नहीं कीजिए। हाँ, पैरेलल comparison नहीं कंपैरिजन की सौरभ should tell us about the Indian Angel Network. जी। He runs it. जी। मेरा सवाल हरजोत और देसाई सर से है। सर, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि चाइना और जापान अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करते हैं और इसके कारण ट्रेड वॉर्स की भी आशंकाएं काफ़ी बढ़ गई हैं, जिससे WTO और बाकी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिसफंक्शनल हो जाएंगी। तो इससे इंडिया पे कितना इम्पैक्ट पड़ने की आशंका है, और जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका की एलाइज हैं उनसे तालमेल कितना घटेगा? बेसिकली अभी तो जो डॉलर है वो तो बढ़ रहा है। मैनिपुलेशन माने का कि आप अपनी एक्सचेंज रेट थोड़ी कम रखो जिससे आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ जाए। वही चार्ज है चाइना के सामने कि आपने युआन आर्टिफिशियली लो रखा है जिससे आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाए। और भी कई चार्जेस है। जापान का तो ऐसा चार्ज नहीं है, जापान तो कम से कम 20 साल से बिल्कुल स्टैग्नेंट कंट्री है। बट अभी तो वो डॉलर बढ़ रहा है। अभी मुझे पता नहीं वो कैसे करेगा कि डॉलर को का दाम नीचे कर सकता है। इतने आसानी से डॉलर मैनिपुलेट नहीं हो सकता है क्योंकि डॉलर रिजर्व करेंसी है। जी। द डॉलर कैन नॉट रन विदाउट कंट्रोल। अगला सवाल ले लीजिए। ये चीजें जो है ना, आप तब सोचिए जब आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाए। हमारी इकोनॉमी अभी उस स्ट्रेंथ में नहीं है। रुपी को कोई रिकग्निशन नहीं है बाहर, रुपी कोई करेंसी नहीं है बाहर। आपकी ये करेंसी सिर्फ हिंदुस्तान के दायरे के अंदर ही है। तो इसलिए जब तक हम उस तक नहीं पहुंचे, वहां तक नहीं पहुंचेंगे। युआन जो है आज की तारीख में IMF ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है फॉर SDR, जो उनके स्पेशल ड्राइंग राइट्स है उसके लिए उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो हम उस मकाम तक नहीं पहुंच पाए अभी तक। हमें अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगला सवाल लेते हैं। मेरा सवाल प्रोफेसर अब्दुल साहब से है कि ट्रंप सरकार ने अभी आतंकवाद के नाम पर 7 मुस्लिम देशों को बैन कर दिया है, लेकिन जो असली आतंकवाद की शरण स्थली है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देश, जहां अलकायदा और तालिबान है और जहां हाफिज सईद जैसे लोग हैं, उनको बैन नहीं किया। तो इसके पीछे ट्रंप की क्या मानसिकता और पृष्ठभूमि थी? जो देश आतंकवाद का सोर्स बने हुए हैं उनकी लिस्ट नहीं है उसके अंदर। उन 7 देशों की लिस्ट जोड़ दिए जहां से इतना बड़ा आतंकवाद नहीं था। ये सच बात ये कि ये एक
जिस तरह का ग्रुप, ट्रम्प जब कैंडिडेट थे काफ़ी इनकोहेरेंट थे, लेकिन पिछले 2 महीने में यही ट्रम्प काफ़ी बदल गए हैं। इनकी चारों तरफ एक बहुत कोहेरेंट ग्रुप इकट्ठा हो गया है, जिसको हम कहते हैं इस्लामोफोबिया, द पॉलिटिक्स ऑफ अदर्स। वो उस तरह का ग्रुप काफ़ी बड़ा इकट्ठा हो गया है इनके चारों तरफ। और ये कौन लोग हैं? ये जिस तरह के उनके स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जिस तरह की वेबसाइट्स वो पहले चलाते थे, आप उसको देखिए, सिर्फ मेरे ख्याल से सिर्फ थर्ड रेट प्रोपेगेंडा नज़र आता है उस तरह की वेबसाइट के ऊपर। लेकिन उसमें साथ साथ ये देखिए कि अमेरिकन सिविल सोसाइटी की स्ट्रेंथ है, रिएक्शन भी उतना ही स्ट्रांग हुआ है अमेरिका में। लेकिन लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन किया। क्या इस रिएक्शन से ये फैसला बदल जाएगा? ये कहना बड़ा मुश्किल है। नहीं, मैंने शुरू में कहा था कि अमेरिका में नुकसान पहुंचाएगा कुछ नहीं पता। अमृता जी, अमेरिका में चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत ज्यादा हैं। कोई एक इंडिविजुअल कोई पॉलिसी नहीं वहां बना सकता है। इस चीज का आप प्लीज ध्यान रखिएगा। ये बिल्कुल ठीक बात है। जैसे आज ही 2 फेडरल कोर्ट्स ने ये जो बैन है ना, इसको इसको रोक कर रखो। पर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट की जो कंपोजिशन अब होने जा रही है, कंजर्वेटिव जजेस, जस्टिस कालिया की जगह ऑलरेडी उन्होंने कर दिया। मैं समझता हूं, देखिए ये जो विरोध हो रहा है, उस पे हम जरा उस पे ना कॉन्फिडेंस रखें। पहली बार बहुत वर्षों के बाद एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड राष्ट्रपति के पास लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी भी है साथ साथ, इसलिए ये शॉर्ट और मीडियम टर्म में जो भी करना चाहेंगे ये करेंगे। बाकी जो सिविल सोसाइटी की प्रोटेस्ट है या उनके अंदर जुडिशियल सिस्टम की है, उस पे ज्यादा हमें रिलाई नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप को पोजीशन करना चाहिए। जिसके पास पॉलिसी बनाने का अधिकार है वो सब कुछ कर सकता है। The only thing which will work is corporate pressure। जैसे आज ये सब कॉर्पोरेशंस ने कहा है कि आपने क्या किया, हम हमारा धंधा कैसे चलाएंगे अगर आप ये करोगे तो। Like a good businessman, he will change the narrative, he will cut his losses, और जब समझेंगे कि इसमें हमारा ही नुकसान हो रहा है, हमें उस ट्रैक पे जाना चाहिए। आप ये मतलब आपकी बात से एक बात समझ में आई कि उनके पास पूरा अधिकार है, वो चाहे पॉलिसी बदल सकते हैं, और अगर किसी के कंट्रोल उस पर चलेगा तो वो केवल कॉर्पोरेट्स कर सकते हैं। मैं नहीं मानता इस बात को। मैं नहीं मानता। इतना आसान नहीं है। उनके पास सत्ता है जरूर। दोनों उनके जो पार्लियामेंट है, दोनों लोअर हाउस अपर हाउस दोनों रिपब्लिकन्स के हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट उनके हाथ में, तो एक काफ़ी पावर है उनके हाथ में। लेकिन ये जो हम सिविल सोसाइटी की प्रोटेस्ट के बारे में जो बात कर रहे हैं, जिनको हरदीप जी नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक ये जो कॉर्पोरेट प्रोटेस्ट है, मुझे नहीं लगता आप उसको बहुत समय तक नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि एक ये जब अमेरिका के अंदर भी डेमोक्रेसी है और बहुत गहरी डेमोक्रेसी है, इसी डेमोक्रेसी ने इस तरह के संरक्षणवाद को समर्थन देने वाले नेता को चुन के लाया है। और आपका जो पहला सवाल था अमृता, कि ये ट्रम्प स्टाइल पॉलिटिक्स है या फिर ग्लोबलाइजेशन का फेलियर है। देखिए, अगर हिलरी क्लिंटन, जिसको 30 लाख वोट ज्यादा मिले, जो पॉपुलर वोट जिसको 30 लाख वोट, अगर हिलरी क्लिंटन, बिल्कुल आपकी बात भी जायज़ है, अगर ये जो खास करके जो इनर अमेरिका की जो हम बात करते हैं, जहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, अगर वो उनकी तरफ जिनके पति जो बिल क्लिंटन थे, उन्होंने बहुत उस एरिया को बहुत एक गहरी नज़र, उनके ऊपर खास नज़र रखी थी, अगर वो इस तरह की पॉलिटिक्स करती, तो मुझे लगता है कि ये जो 19-20 वाला जो इलेक्शन अभी हमने देखा है अमेरिका के अंदर, ये एक ट्रम्प स्टाइल पॉलिटिक्स की तरफ भी जो है संकेत कर रहा है कि एक बहुत ही अग्रेसिव मेल डोमिनेटेड टाइप पॉलिटिक्स। लेकिन मैं तो यही कह रही थी कि दरअसल ट्रम्प जो है वो अमेरिका की राजनीति में एक विद्रोह का मैनिफेस्टेशन है। अगर और वो विद्रोह जो समाज के अंदर मैं कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, अमेरिका कोई साधारण समाज नहीं है। अमेरिका मिडिल क्लास सोसाइटी है, अर्बन सोसाइटी है। अमेरिका में सैकड़ों यूनिवर्सिटीज इतनी अच्छी शानदार है, हमारा दिल करता है वहाँ जाकर के पढ़ने के लिए। जी। अमेरिका में लाखों ग्रेजुएट हैं जो समझदार हैं। अमेरिकी नागरिक सबसे ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं। जी। कोई भी जो किताबें होती है, सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पढ़ते हैं, और अनुशासित भी हैं। मुझे उम्मीद है ये जो ट्रम्प टाइप का एक कैंपेन है, इसके खिलाफ जो
रेजिस्टेंस होगा वो सबसे ज्यादा अमेरिकी सिविल सोसाइटी से ही उसमें आएगा। समय लगेगा उस रेजिस्टेंस को बिल्ड करने में, थोड़ा वो समय मुमकिन लगेगा। है, वो मुमकिन पर है। अभी जो वो मुमकिन आज की जो बात हो रही है वो शॉर्ट टर्म डैमेज की हो रही है कि अगर ये अगले 1-2 महीने में ऐसे एग्जीक्यूटिव देखिए ऑर्डर और लेकिन हम जो आज चर्चा कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म डैमेज और लॉन्ग टर्म जो Long term उसके असर होंगे consequences। दोनों पे बात कर resistance रहे की जो हैं बात कर जी। रहे हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ जनरलाइज मत करिए। जो इस्लामिक बैन है इस्लामिक कंट्रीज पे वो एक तरफ है, और जो ये democratic आर्थिक यहाँ values जो कमर्शियल डायमेंशन है H1B वीजा का वो अलग है। मैं नहीं मानता हूं कि ये जो इन्होंने इस्लामिक टेररिज्म की जो बात उठाई है इस पे ये बदलने वाले हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट ये जो बात है, ये जो अमेरिकन कॉरपोरेशंस को अगर लगा कि ये H1B वीजा और L1 वीजा से उनका नुकसान होगा तो वो ज्यादा जल्दी चेंज आएगी। मेरा सवाल पूरी सर से ही है प्लीज। जैसा कि अभी 7 देशों को बैन की जो बात हो रही है, इसमें आपको नहीं लगता कि अमेरिका के इस कदम से और देश भी प्रभावित होकर अगर ऐसा बैन लाना स्टार्ट कर देंगे तो इससे वैश्विक राजनीति में सुरक्षा की दृष्टि से कुछ नुकसान होगा, और या हो सकता है ये तृतीय विश्व युद्ध की तरफ भी हो जाए? देखिए मैं जो आपका जो सवाल है कि इस बैन को देखते और देश भी ऐसा बैन इंस्टीट्यूट, मैं मानता हूं ये नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी टेरेसा मे ने कह दिया है कि हम बिल्कुल ऐसी पॉलिसी नहीं फॉलो करेंगे। बाकी जो सोसाइटीज़ हैं यूरोप में वो भी मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़ हैं, तो ऐसा ब्लैंकेट बैन रिलीजन के बेसिस पे वो मैं नहीं समझता और कोई कंट्री करेगी। बट ये टेरर का जो मुद्दा है, देखिए उन्होंने इस नीति को जस्टिफाई कैसे किया कि हम अपने देश को, हमारे नागरिकों को और अपने एसेट्स को सिक्योर करना चाहते हैं ऐसी थ्रेट से। वहां तक बात पुरी ठीक साहब, है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे बिना बैन लगाए कैसे उसका भी उसको कारण सिक्योर ये कर है सकते क्योंकि हैं? पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ इन देशों की जो सरकार है वो अमेरिका की एलाइज हैं, तो इनका कहना बिल्कुल सही है। और अब इन देशों में ट्रंप पे इन्वेस्टमेंट भी और इन- पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक खास लिस्ट तो ये में भी जियो तो है। पॉलिटिक्स है, बट दैट इज Pure रियलिटी। geopolitics है। अब इसमें आप कहें, तो देखिए इस तरह की पॉलिटिक्स से क्या, मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं आखिरी सवाल आप सब लोगों के सामने रख रही हूँ और संक्षेप में जवाब चाहूंगी, क्या इस तरह की पॉलिटिक्स से अपनी अर्थव्यवस्था में को कोई नया आयाम, कोई नया मोड़ दे सकते हैं, कुछ नया इस्टेब्लिश कर सकते हैं ट्रंप? क्या इस तरह की ये पॉलिटिक्स? तो आयाम सवाल तो उनसे नहीं, पूछना उथल-पुथल होगा। जरूर ये तो बताएं। हमारे मैं आप हमारे जैसे तो- experts से भी मैं पूछना चाहती हूं। मैं तो समझता हूं कि ये जो 7 कंट्रीज पे बैन किया है, इसको, ये इनकी लिस्ट नहीं थी, ये पुराने राष्ट्रपति ओबामा की लिस्ट थी और इस पे कोई सोच विचार नहीं हुआ है। इन्होंने इसकी कॉन्सिक्वेंसेज नहीं देखी हैं। ईरान ने रेसिप्रोकल बैन लगा दिया है अमेरिकन सिटीजन्स पे, इराक की लेजिस्लेचर ने इसको कंडेम कर दिया है और दुनिया भर में तो आप देख रहे हैं इसका कैसा विरोध हो रहा है। तो हम इस विषय पे ये नहीं कहेंगे अच्छा या खराब, मैं ये कह रहा हूं कि इस पे इन्होंने सोच विचार नहीं किया है और ये काउंटर प्रोडक्टिव बन सकता है। इससे आतंकवाद रुकने वाला नहीं है, इससे और गुस्सा पैदा होगा और इससे और जो वहां पे प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ेंगी। ईरान का रिएक्शन देखने लायक है इस मामले में। वो तो कह रहे वेलकम, नहीं 2-4 और बैन लगाओ। मेरा और वेरी एग्रेसिव। हाँ जी। तो ये अभी वो कुश्ती करने वालों को अच्छा, एक सवाल और ले लेते हैं, बहुत संक्षेप में पूछे। जो ट्रंप का जो डिसीजन है 7 कंट्रीज के नागरिकों को अपने यहाँ से रोकने वाला, उससे दूसरी कंट्री कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन कुवैत का भी डिसीजन आया था। कुवैत ने भी कुछ मुस्लिम कंट्रीज के नागरिकों को अपने यहाँ से आने के लिए रोका था और वो सिर्फ देखिए उन्होंने आतंकवाद के बेसिस पे टेररिस्ट को रोका है, बट कुवैत तो खुद एक इस्लामिक देश है। पर ये जो है, ये जो ऑर्डर है, इसकी जो इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से नहीं, लेकिन क्योंकि जब इससे आपके पहले यहाँ religion सुरक्षा के basis नियम पे इतने कड़े हैं और जब आप जनरल अपने लोगों, जब आप अपने यहाँ आने वाले तमाम लोगों के इतना सुरक्षा जांच करते ही हैं, आपके पास अच्छी सिक्योरिटी एजेंसीज भी हैं, फिर आप लोगों के आने पर पाबंदियां क्यों लगा रहे हैं? सवाल मैं तो आपके बात से सहमत हूं। अभी तो ट्रम्प के नहीं, सलाहकार मेरे को लगता है कि ट्रंप जो है एक हवा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ इतना मैसेज देना चाहते हैं, बिहेव और एल्स। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करना चाह रहे हैं और इससे ज्यादा वो करेंगे भी नहीं। देखिए इतने 70 साल के हो गए हैं वो, ऐसा तो है नहीं कि, और इतने बड़े बिजनेसमैन हैं वो, ये तो है नहीं कि उनके अंदर दिमाग नहीं है, उनको पता मालूम नहीं है कि देश का नुकसान हो सकता है कि अगर मैं सारे ऐसे रोक दूं सबको। तो वो चीज एक हवा खड़ा करना है कि मैं दिखाना चाहता हूं कि देखिए आई एम द सुपर पावर। वो ये चीज कहने की कोशिश कर रहे हैं और वो मैसेज वो भेजना चाहते हैं। इसके अलावा शायद मेरे ख्याल से तो ट्रंप ज्यादा कुछ नहीं हम करना। लोगों ने ज्यादा ये H1B की बात करी है। नहीं, मैं तो ओवरऑल जानना चाहती हूँ कि संरक्षणवाद की इस नीति पर चलकर क्या वो देश को एक बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं? Absolutely, we must plan
ऑन द असम्पशन के ग्लोबलाइजेशन इट विल बी इन रिट्रीट। इसलिए हमें हमारे देश में डोमेस्टिक डिमांड पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर पड़ेगा, और द फ्यूचर इज़ आवर्स, चाइना एंड इंडिया। ये लोग 30 साल के बाद जब बड़े होंगे, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चलाएंगे, तो चीन और हिंदुस्तान को मिल के पश्चिमी देशों की अर्थ सहायता के लिए कुछ करना ये पड़ेगा। सपना अच्छा है, हमें उम्मीद है कि हमारी राजनीति और ये युवा मिलकर कुछ अच्छा कर सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक कंसर्न है जिस पर हम सब लोगों ने डिस्कशन किया। उम्मीद है कि ये चिंता जल्दी से जल्दी दूर हो और कम से कम उनको उस तरह की समस्याओं को न झेलना पड़े जिसकी तरफ आशंका जताई जा रही है पूरे विश्व में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका।